Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do the subsection theoretical perspectives of Unit 2 pro-social behavior and factors contributing to pro-social behavior. This Unit 2 is from Block 2 MPC 004 Advanced Social Psychology. फ्रेंड्स, इस चैप्टर के मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं. फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी मैं कल अपलोड कर चुकी हूँ और ये दूसरा वीडियो है जो इस चैप्टर को फिनिश कर देगा. इसमें हम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ले रहे हैं. अगेन इफ यू वुड सी, यहाँ पे रेड मार्क है, जहाँ पे भी रेड स्टार आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आने की पूरी पॉसिबिलिटीज हैं. सो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि कौन सी थ्योरीज हैं जो प्रो सोशल बिहेवियर के ऊपर दी गई हैं और कैसे हमने कोरिलेट किया है कि क्या कारण होते हैं प्रो सोशल बिहेवियर के पीछे. ये कुछ थ्योरीज में हम कवर करने वाले हैं. अगेन ये जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाला है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगी, सो दैट हर एक चैप्टर के सब सेक्शंस के लिंक आपको उन वीडियो के सब सेक्शंस में मिल जाएंगे. डिस्क्रिप्शन आप जरूर देख लीजिएगा एक बार. आपको जहां पे भी आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे वहां पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे उस चैप्टर से रिलेटेड. नाउ कमिंग टू द टॉपिक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव. फर्स्ट थ्योरी जो आई है वो है सोशल लर्निंग थ्योरी. सोशल लर्निंग थ्योरी सजेस्ट करती है कि हम अपने सोसाइटी से बहुत ज़्यादा सीखते हैं. हम अपने आसपास के लोगों को जैसा करते हुए देखते हैं, आसपास के लोगों को, यानी कि हमारे पेरेंट्स हो गए, अथॉरिटीज़ हो गई, ऐसे लोग हो गए जिनको हम वी लुक अप टू, हम जिनको आइडियल मानते हैं या जिनसे हम सीखते हैं. अगर उनको हम प्रो सोशल बिहेवियर करते हुए देखें, यानी कि समाज सेवा करते हुए देखें, लोगों की हेल्प करते हुए देखें, तो हम उनसे सीखते हैं. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम रिवार्ड की लालच में करते हैं. जब हमें ये होता है कि हमने कोई अच्छा बिहेवियर किया और उसके बदले हमें कुछ रिवार्ड मिल रहा है, चाहे लोग हमें अप्रिशिएट ही क्यों ना कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो ए रिवार्ड. तो अगर हमें रिवार्ड मिलता है हमारे अच्छे काम करने से, तो हम उस काम को और बार बार करते हैं. और अगर हमारे हर्टफुल बिहेवियर या अनहेल्पफुल बिहेवियर से हमें पनिश किया जाता है तो हम वो बिहेवियर छोड़ देते हैं. ये एक लर्निंग बिहेवियरल प्रोसीजर होता है, बिहेवियरल मेथड होता है, जो हम दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल. सो इस तरह से हम सीखते हैं अपनी सोसाइटी से, हमारे आसपास के लोगों से. तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें. पेरेंट्स अगर अच्छी चीज़ें सिखाते हैं और अच्छी चीज़ें सिखाने पर रिवार्ड देते हैं तो बच्चा उस चीज़ को बार बार रिपीट करता है. और गलत काम करने पर अगर हम उसे पनिश करते हैं तो वो उस एक्टिविटी को छोड़ देता है. तो इट्स अ काइंड ऑफ लर्निंग. हम अपने सोसाइटी से सीख रहे हैं. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सोशल लर्निंग थ्योरी. सो अगर ग्रुप कॉन्टेक्स्ट की बात करें, सोशल रिकॉग्निशन की बात करें, तो हम ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, वो जिस तरह की एक्टिविटी करके दिखाते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं. हमें अगर उस काम करने के लिए हम सोशली रिकॉग्नाइज होते हैं उस काम करने से, यानी समाज हमें पहचानने लगता है हमारे उस एक्टिविटी से, तो हम वो काम बार बार करते हैं और अपना सोशल बिहेवियर शो करते हैं. अगेन दूसरी हम थ्योरी की बात करेंगे. दूसरी थ्योरी है मोटिवेशन पर्सपेक्टिव. मोटिवेशन पर्सपेक्टिव को इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है 2 में. एक है एल्ट्रुइस्टिक प्रो सोशल बिहेवियर और ईगोइस्टिक प्रो सोशल बिहेवियर. इन दोनों में फ़र्क क्या है? एल्ट्रुइस्टिक, जैसे कि मैंने पहले बताया था, एल्ट्रुइज्म होता है जब हम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के किसी की हेल्प करते हैं, उसे एल्ट्रुइज्म कहते हैं. और ईगोइस्टिक में है कि अपने मतलब के लिए करना. तो जब हम प्रो सोशल बिहेवियर भी वो बिहेवियर होता है जब हम दूसरों की मदद कर रहे हैं लेकिन उसके बदले हम कुछ चाहते हैं, चाहे हम मेंटल पीस ही क्यों ना चाहते हो, वो प्रो सोशल बिहेवियर माना जाएगा. बट अगर हम कुछ नहीं चाहते, मेंटल पीस तक नहीं चाहते, तो वो एल्ट्रुइज्म माना जाता है. अब एल्ट्रुइस्टिक प्रो सोशल बिहेवियर क्या है? एल्ट्रुइस्टिक प्रो सोशल बिहेवियर होता है, इसमें सिर्फ इतनी इच्छा होती है कि हम सामने वाले की वेलफेयर के बारे में सोचें, सामने वाले के भले के बारे में सोचें और कुछ ना सोचें. वाइल ईगोइस्टिक प्रो सोशल बिहेवियर होता है जहाँ पे हमारा मोटिवेशन ये होता है कि अगर हम सामने वाले की हेल्प कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें किस तरह से कुछ प्रॉफिट होने वाला है. सो हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं. प्रो सोशल बिहेवियर जो है उसको
ये चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं कि जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे कोई भी किसी की हेल्प करते हैं तो वो ज़्यादातर किसी चीज़ की लालच में करते हैं, उनके दिमाग में मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है, चाहे तो कोई रिवार्ड मिल रहा हो या कोई अप्रिसिएशन मिल रहा हो। तो बच्चों में ये चीज़ बहुत सही तरीके से हम नोटिस कर लेते हैं कि बच्चा अगर कोई काम कर रहा है तो वो ये देख रहा है कि उसके उस बिहेवियर से क्या हो रहा है, पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। एडोलेसेंस में भी यही होता है, अगर उन्हें एडल्ट से अप्रिसिएशन मिलता है तो दे रिपीट इट, प्रो सोशल बिहेवियर और करेंगे और उसमें एंगेज हो जाएंगे और लेस एग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे। नेक्स्ट थ्योरी है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी और सोशल कैटेगराइजेशन थ्योरी। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी ये कहता है कि हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कुछ ग्रुप ऑफ पीपल से, कुछ ऐसे हमारे ग्रुप में हमारा एक ग्रुप होता है जिससे हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हमारा वो ग्रुप वो काम करता है, प्रो सोशल एक्टिविटी करता है, तो हम भी करेंगे क्योंकि हम उस ग्रुप से रिकॉग्नाइज करते हैं अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा सेल्फ एस्टीम एनहांस होता है और यही मेन रीज़न होता है, यानी हम अपने ग्रुप को फेवर करने के लिए ऐसा काम करते हैं जो प्रो सोशल बिहेवियर होता है, सो दैट हमारा ग्रुप अलग से आइडेंटिफाई हो सके। ये सेल्फ कैटेगराइजेशन थ्योरी भी उसी से मिलती जुलती है, यही कहता है, ये भी वही कहता है कि हम अपने आप को कैटेगराइज करते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप में, ग्रुपिज्म जिसे कहते हैं। तो हम सबके अपने अपने ग्रुप्स होते हैं, अपने तरीके के लोगों के हम ग्रुपिंग करते हैं और जब हम जो कोई काम करते हैं तो वो हमारी कैटेगरी बन जाती है कि हमारा ग्रुप ये इस कैटेगरी का है और ये काम करता है। सो ये सेल्फ कैटेगराइजेशन थ्योरी यही कहती है कि जब हम प्रो सोशल बिहेवियर शो करते हैं तो हम इसीलिए भी शो करते हैं क्योंकि हमारा ग्रुप वो काम करता है, तो हम उससे आइडेंटिफाई करने के लिए, उस कैटेगरी में ऐड होने के लिए, सो दैट हम आइडेंटिफाई हो सके अपने ग्रुप में, हम ऐसा काम करते हैं और उस नॉर्म को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का मतलब ये है, तो ये जो एम्पैथी, एल्ट्रुइज्म, प्रो सोशल बिहेवियर, ये जो वर्ड्स हैं ये हमारी सोसाइटी में बहुत अप्रिशिएट किए जाते हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ये कहता है कि क्या ये चीज़ें जीन्स में भी आती है, क्या हम पैदाइशी इस नेचर के होते हैं या हम बड़े होकर सीखते हैं। तो जब ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस का मतलब होता है जो एक ही एग से बने हुए दो बच्चे होते हैं, उनको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक। डायजाइगोटिक होता है जब हम दो डिफरेंट एग से बनते हैं, तो दो डिफरेंट एग से जब जुड़वे बच्चे बनते हैं तो उसको डायजाइगोटिक कहते हैं। तो जब मोनोजाइगोटिक एंड डायजाइगोटिक में चीज़ें देखी गई तो मोनोजाइगोटिक में 100% सेम जीन होते हैं और डायजाइगोटिक में 50% सेम जीन होते हैं। जब इनके ऊपर स्टडी किया गया और इनको देखा गया कि इन पे जीन्स का कितना इन्फ्लुएंस है और किस तरह से ये सोशल बिहेवियर या एम्पैथी या अल्ट्रुइज्म शो करते हैं, तो ये पता चला कि 50% हमारे जीन्स में होता है कि हम प्रो सोशल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, एंड 50% होता है जो नॉन जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं उसके पीछे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, नेगेटिव स्टेट रिलीफ हाइपोथेसिस। नेगेटिव स्टेट रिलीफ हाइपोथेसिस क्या कहता है? नेगेटिव स्टेट हाइपोथेसिस ये कहता है कि हम जो सामने वाला जिसको ज़रूरत है, जिसको हेल्प की ज़रूरत है, उसकी जब हम उससे एम्पैथेटिक फील करते हैं, जो उसकी बंदे के साथ जो हो रहा है उसकी हम उससे जब एम्पैथेटिक फील करते हैं और जब हमें सैडनेस की फीलिंग आने लगती है, तब हम कोशिश करते हैं कि हम उसकी नीड्स को फुलफिल कर दें। यानी सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप उसके दुख को समझेंगे, दैट इज एम्पैथी। आप जब उसके दुख को समझेंगे तो आपको सैडनेस की फीलिंग आएगी। जब आपको सैडनेस की फीलिंग आएगी तो आप उस सैडनेस को दूर करने के लिए आप उसकी हेल्प करेंगे। तो प्रो सोशल बिहेवियर का मोटिवेशन जो है वो बेस्ड होता है वेलफेयर किसकी, खुद की भी और जिसकी और दूसरे की भी जिसकी आप हेल्प करना चाहते हैं। तो दोनों की चीज़ों में दोनों पे डिपेंड करता है, दोनों के वेलफेयर पे डिपेंड करता है। इन्होंने नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल में 3 पॉइंट दिए हैं, 3 फीचर्स दिए हैं। पहला फीचर है हेल्पर्स एक्सपीरियंस एम्पैथेटिक कंसर्न। सबसे पहले जो हेल्पर है, मतलब कि जो मदद करने जा रहा है उसको एम्पैथेटिक कंसर्न होएगा। जब उसको एम्पैथेटिक कंसर्न होगा तो सेकंड पॉइंट है अकम्पनीड बाय फीलिंग ऑफ सैडनेस। जब आप दूसरे का दुख समझेंगे तो आपको खुद भी दुख होगा, तो ये फीलिंग ऑफ सैडनेस आएगी।
एंड देन हेल्पर्स अटेम्प्ट टू रिलीव सच फीलिंग्स बाय हेल्पिंग अदर्स। उसके बाद जब सैडनेस की फीलिंग आएगी तो हम उस सैडनेस को दूर करने के लिए सामने वाले की मदद कर देंगे। तो ये नेगेटिव स्टेट रिलीफ हाइपोथेसिस है जो बोली गई थी। सियाल्डिनी ने ये बोला था हाई एम्पैथी जो होता है पार्टिसिपेंट की, अगर हाई एम्पैथी है, कभी कभी ऐसा भी होता है, इन्होंने ये बताया कि चाहे सामने वाले को एम्पैथी हो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सामने वाले की मदद कर देगा। अगर आपको एम्पैथेटिक आप फील भी करते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आप सामने वाले की मदद करेंगे। आपको अगर किसी ने ऐसे ही अप्रिशिएट कर दिया और आपका मूड लिफ्ट हो गया विदाउट हेल्पिंग अदर, किसी के प्रेज करने से ही कि हाय तुम कितना दुख समझते हो, और आप तुमने दुख तो समझा लेकिन हेल्प नहीं करी, तो अगर सामने वाले ने आपको इसी बात के लिए अप्रिशिएट कर दिया कि तुम कितने एम्पैथेटिक हो, कितना दुख समझते हो किसी का, तो आपको अगर उस चीज़ पे अच्छा फील होने लगा कि सामने वाले ने मुझे प्रेज कर दिया मेरे एम्पैथी को लेकर, आप आगे जाके हेल्प नहीं करने वाले हो। ऐसा सियाल्डिनी कहते हैं कि सिर्फ आपके मूड अच्छा हो जाना चाहिए एम्पैथी के बाद, दैट इज ऑल। तो इस तरह की बात की गई है। नाउ कमिंग टू एम्पैथी एल्ट्रुइज्म हाइपोथेसिस। बैटसन ने 1987-1991 में इंट्रोड्यूस किया था एम्पैथी एल्ट्रुइज्म हाइपोथेसिस, जो ये स्टेट करती है कि जो इमोशंस होते हैं एम्पैथिक फीलिंग के किसी के अंदर, ये जब इवोक हो जाता है तो ये क्या इवोक करता है, एम्पैथिक इमोशन आने के बाद हमारे अंदर एल्ट्रिस्टिक मोटिवेशन आ जाता है, सो दैट हम सामने वाले की नीड्स को रिलीव कर सके, मतलब फुलफिल कर सके, नीड्स को फुलफिल कर सके। इसको बोलते हैं एम्पैथिक एल्ट्रुइज्म हाइपोथेसिस। तो एम्पैथिक एल्ट्रुइज्म हाइपोथेसिस कहती है कि हम जब सामने वाले की ज़रूरतों को देखते हैं तो हमारे अंदर एम्पैथेटिक फीलिंग आ जाती है, और जब हमारे अंदर एम्पैथेटिक फीलिंग आती है तो हम उसके दुख को कम करना चाहते हैं थ्रू एल्ट्रुइज्म, मदद करके। सो दिस वाज एम्पैथी एल्ट्रुइज्म हाइपोथेसिस। दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसमें इम्पॉर्टेंट मार्क किया गया है। तो एम्पैथी जो है वो मोटिवेट करती है हमें कि हम दूसरे के वेलफेयर को करें, हम दूसरों की हेल्प करें, रादर हम उस सिचुएशन को अवॉइड करें। तो अवॉइड करने के बजाय हम किसी की मदद कर दें। सो इन्होंने एक स्टडी भी की थी जो इन्होंने ठीक से एक्सप्लेन तक नहीं करी है इस पैराग्राफ में। ये एसएस कहाँ से आ गया, व्हाट डज इट मीन एसएस, तो मुझे नहीं समझ आता कि जब कोई चीज़ बताई जा रही है तो ठीक से क्यों नहीं प्रिंट किया जाता स्टोरी को। इसमें मुझे जो समझ आया इस पैराग्राफ से वो मैं आपको बता देती हूँ, बट आई फील कि अगर इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं मिलता है, टॉय एंड बैटसन 1982 डाल के आप देख लेना उनकी स्टडी, अगर आपको गूगल पे मिल जाए। सो ये कहते हैं कि किसी बच्चे का टांग का एक्सीडेंट हो जाता है, एंड अब बात ये है कि ये जानना चाहते हैं कि उसके साथ वो ये स्टडी करना चाहते हैं एम्पैथेटिक एंड नॉन एम्पैथेटिक सेट के बारे में। ये दो फैक्टर्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो क्लास अटेंड करे कि ना करे, और उसकी कितने लोग मदद करेंगे कॉस्ट ऑफ हेल्पिंग को लेकर। सो इन्होंने ये स्टडी करी थी कि अगर आप हेल्प करते हैं तो आपका क्या खर्चा ज़्यादा आता है किसी की हेल्प करने से, तो अगर आता है तो क्या आप खर्चा करने के बावजूद भी हेल्प करेंगे। अगर आप हाईली एम्पैथेटिक हैं तो आप हर एक कंडीशन में लोगों की हेल्प करेंगे। ये हाइपोथेसिस जो है ये जैसे वो प्रेडिक्ट करती है हाइपोथेसिस, जो लोग हाईली एम्पैथेटिक कंडीशन में होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा एम्पैथी होती है, वो कॉस्ट को नज़रअंदाज करके भी हेल्प करेंगे। लेकिन जिसमें लो एम्पैथी है वो ये देखेंगे कि हेल्प करने से उनका कॉस्ट ज़्यादा आएगा कि हेल्प नहीं करने से ज़्यादा आएगा। अगर उनको ये दिखता है कि हेल्प नहीं करने से कॉस्ट ज़्यादा आएगा तो वो हेल्प करेंगे। आर यू गेटिंग मी? यानी कि जैसे कि किसी को अगर हमें डोनेशन देनी होती है तो हम क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, डोनेशन में भी ये देखते हैं ATG का रिलीफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यानी उसमें भी वो फ़ायदा देख रहे हैं अपना हेल्प करने से पहले। तो ये उन्होंने यही बताया कि एम्पैथी या एल्ट्रुइज्म मतलब बेसिकली हेल्प करना किसी की, तो एम्पैथी मतलब दूसरे के दुख को समझना। तो ये दोनों कैसे रिलेटेड है ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिनमें एम्पैथी बहुत ज़्यादा होती है वो ये फ़ायदा नुकसान नहीं देखते, वो हेल्प कर देते हैं। जिनमें एम्पैथी कम होती है,
वो लोग हमेशा अपना फायदा देखेंगे कि उनको फायदा किस में है, किसी की हेल्प करने से है या किसी की हेल्प नहीं करने से फायदा है, तब वो हेल्प करेंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट हाइपोथेसिस, एम्पैथिक जॉय हाइपोथेसिस। एम्पैथिक जॉय हाइपोथेसिस क्या कहती है? एम्पैथिक जॉय हाइपोथेसिस ये कहती है, इसके 3 फीचर्स यहाँ पे प्रोमिनेंट बताए। ये जो 3 फीचर्स बताए हैं वही इन्होंने ऊपर बताया हुआ है, तो मैं इन्हीं 3 फीचर्स को बता देती हूँ आपको। आप एक बार तो रीड जरूर कर लीजिएगा। ये आपको ई ज्ञान कोश करके है, अगर आप गूगल सर्च बॉक्स पे ये डालते हैं MPC 004 जो आपके सब्जेक्ट का कोड है एंड स्टडी मटेरियल करके डाल देते हैं, तो जब आप गूगल सर्च पे इतना डालते हैं MPC 004 स्टडी मटेरियल, तो आपको बहुत सारे लिंक आ जाएंगे। आपको उस लिंक पे क्लिक करना है जहाँ पे ई ज्ञान कोश लिखा है। इन ई ज्ञान कोश पे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला सब्जेक्ट के पूरे 4 के 4 ब्लॉक आपके सामने लिस्टिंग हो जाएगी। ये ब्लॉक 2 है, तो आप 2 ब्लॉक के ऊपर क्लिक कर देंगे और उस ब्लॉक की हेडिंग क्या होगी? प्रोसेस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। सो जब आप प्रोसेस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस पे क्लिक करेंगे तो फिर से 4 चैप्टर की लिस्ट आ जाएगी। 4 चैप्टर्स की लिस्ट मतलब इस तरह के ये 4 यूनिट्स दिखाई देने लगेंगे। 4 यूनिट्स में से हम सेकंड यूनिट कर रहे हैं, तो आप सेकंड यूनिट पे क्लिक कर देना जिसका नाम होगा प्रो सोशल बिहेवियर एंड फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू प्रो सोशल बिहेवियर। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर दिखना शुरू हो जाएगा और आप फिर उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं डिटेल में। सो ऑनलाइन निकाल सकते हैं इसको। सो इन्होंने नाउ कमिंग टू दिस टॉपिक, एम्पैथिक जॉय हाइपोथेसिस क्या कहता है? ये कहता है कि हेल्पर्स एक्सपीरियंस एम्पैथिक कंसर्न। जो हेल्पर होता है मतलब जिसको मदद करनी है वो एम्पैथिक कंसर्न फील करेगा। दिस कंसर्न इज अ फंक्शन ऑफ देयर सेंसिटिविटी टू अनदर्स नीड। और उनका जो कंसर्न होगा वो दूसरे की ज़रूरत के ऊपर बेस्ड होगा, वो सेंसिटिव होगा उसके लिए कि यार मुझे इसकी मदद करनी है। देन अवेयरनेस ऑफ रिलीफ फॉर अनदर्स डिस्ट्रेस प्रमोट सब्सिक्वेंट रिलीफ ऑफ द हेल्पर्स एम्पैथिक कंसर्न एज वेल एज सेंस ऑफ जॉय। फिर जब उसको जब वो जिसकी ज़रूरत है उसको वो ठीक कर देगा, उसको हेल्प कर देगा, तो वो ऑटोमेटिकली इंसान उसको रिलीफ दिला रहा है उसकी हेल्प करने के बाद। जब उसकी हेल्प करके उसको रिलीफ दिला देगा तो उसको खुद को भी सेंस ऑफ जॉय फील होगा। यानी जब आप एम्पैथिक फील करते हैं और आप सामने वाले की मदद कर देते हैं तो आपको सेंस ऑफ जॉय फील होता है कि नहीं होता है? बहुत ऑब्वियस है, होता है जब आप किसी की मदद करते हैं। नाउ सेल्फ एफिकेसी हाइपोथेसिस। सेल्फ एफिकेसी हाइपोथेसिस क्या कहता है? सेल्फ एफिकेसी हाइपोथेसिस ये कहता है, ये मिडलार्स्की ने 1968 में दिया था कि जो हमारी कॉम्पिटेंस लेवल होता है किसी पर्टिकुलर स्किल को लेकर, सपोज आपकी स्किल्स हैं कि आपको CPR करना बहुत अच्छे से आता है, आपने कहीं पे बंदा देखा जिसको CPR की ज़रूरत है, सिंस यू हैव गॉट दैट स्किल ऑफ CPR, तो आप उस बंदे की हेल्प करेंगे, तो आपका हेल्पिंग बिहेवियर है तो आप हेल्प करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर हेल्प करेंगे। और इससे जब आपकी कॉम्पिटेंस इंक्रीज होती है, किसी की हेल्प करने की चांसेस आपकी बढ़ जाती हैं, तो आपको ये भी पता होता है कि क्या करना है, तो आपका जो डर है वो ऑटोमेटिकली गलती करने का डर चला गया होता ही नहीं है आपके अंदर डर, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, आपके अंदर वो स्किल है। तो जब मिस्टेक करने की चांसेस भी कम होती है तो आपका जो स्ट्रेस है वो भी कम होता है उस सिचुएशन में, तो सेल्फ एफिकेसी बढ़ती है। सेल्फ एफिकेसी मतलब कि खुद में कॉन्फिडेंस होना, खुद पे भरोसा होना कि आप कोई चीज़ कर सकते हैं। तो सेल्फ एफिकेसी हाइपोथेसिस यही कहता है कि जब आपके अंदर कोई स्किल होती है किसी चीज़ की, किसी बिहेवियर की, तो वो ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस कर देता है हर एक चीज़ को। तो जब आप कैपेबल हो कोई चीज़ करने की तो आप गलती कम करोगे और आप श्योर होगे कि आपको कैसे करना है, और जब आप श्योर होंगे तो आपकी वो सिचुएशन में कैसे डील करना है और उस सिचुएशन की जो स्ट्रेस होती है वो भी कम हो जाएगी और आप किसी की हेल्प बहुत कॉन्फिडेंटली कर पाओगे, ये कहना चाह रहे हैं। नाउ कमिंग टू रेसिप्रोसिटी एंड सोशल नॉर्म्स। रेसिप्रोसिटी जैसे कि रेसिप्रोकेट करना उसी से रिलेटेड है, यानी कि जब कोई हमारी हेल्प करता है तो हम बढ़ चढ़ के उसकी हेल्प करते हैं। तो इनका भी यही कहना है, कोई इंडिविजुअल जो है बहुत कोऑपरेटिव वे में काम करता है अगर उसको फ्रेंडली बिहेवियर दूसरे का समझ में आता है, यानी सामने वाला अगर फ्रेंडली है आपसे तो आप उससे भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट करेंगे, उसकी बहुत अच्छी हेल्प करेंगे। तो रेसिप्रोसिटी जो है ये है रेपुटेशनल मोटिवेशन होती है एक तरह की, जो लिंक्ड होती है इस आइडिया से कि कंट्रीब्यूट करना है, हमें देना है, हमें ज़्यादा देना है।
सो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जैसे कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, डोनर को चाहे वो हेल्प करें ना करें, लेकिन हम उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं सो दैट लॉन्ग रन में हमें जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें भी वो मिले। तो बेसिकली हम किसी की हेल्प करते हैं रेसिप्रोकेशन के लिए, हम किसी को कुछ करते हैं। लाइक सम पीपल बिलीव इन कर्मा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम आज अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल हमें आगे जाके मिलेगा, एंड इट डज हैपन। अब बुरे काम का फल बुरा, अच्छे काम का फल अच्छा, बट ऑब्वियस ये होता है, ऐसा ही होता है। सो दिस इज व्हाट रेसिप्रोसिटी इज सेइंग, कि आप कहीं पे किसी का भला भी कर रहे हैं तो आप उस इंसान से तो नहीं, लेकिन कहीं और किसी और से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें रेसिप्रोकेशन मिलेगा, उसका बदला मिलेगा। सोशल नॉर्म्स का क्या लेना देना है इस चीज से? सोशल नॉर्म्स जो होता है ये भी एनकरेज करता है लोगों को तरीके ढूंढने में, सो दैट वो जेनरस रहे दूसरों के साथ। और अच्छा, सोशल नॉर्म में ये भी कहा जा रहा है कि अगर सोशल नॉर्म ये कहता है कि कोई ज़रूरी नहीं है जेनरस रहना, बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, तो लोग अवॉइड करते हैं जेनरस रहना। मतलब लोग दुष्ट रहेंगे। अगर सोशल नॉर्म अलाउ करता है आपको दुष्ट रहने के लिए, तो आप दुष्ट रहेंगे, आप अच्छे नहीं बनेंगे। सोशल नॉर्म में क्या है उसको फॉलो करती है दुनिया। सो ये दोनों चीज़ें कंसर्न्ड है बहुत, रेसिप्रोसिटी एंड सोशल नॉर्म्स, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ये इनका ऐसा कहना है। और हम लोगों का बिहेवियर देख के इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट देखिए, सोशल नॉर्म्स ऑल्सो एनकरेज पीपल टू फाइंड वेज बाय विच टू अवॉइड बीइंग जेनरस व्हेन इट इज़ नॉट कम्प्लीटली नेसेसरी। लोग चालाक होते हैं, लोग सोचते हैं अगर भाई जेनरस होने से काम नहीं, जेनरस होने से भी काम चल रहा है तो चलाओ, इट्स ओके। सो अनलेस सोशल नॉर्म ये कहता है कि यू शुड डू दैट। ओके, नाउ करंट ट्रेंड्स क्या है? अब क्या चल रहा है, अब क्या स्टडीज चल रही हैं, अभी क्या सोचा जा रहा है इस बारे में? तो जेनेटिक्स जो है ये कंट्रीब्यूट करती है हमारे प्रो सोशल बिहेवियर में। इनका ऐसा कहना है कि बचपन में, जैसे इन्होंने ट्विंस के ऊपर भी स्टडी की थी, तो उन्होंने देखा कि 2 साल की उम्र में 30% होती है प्रो सोशलिटी, मतलब प्रो सोशल बिहेवियर, एंड ये 60% हो जाता है 7 इयर्स की एज में प्रो सोशलिटी। बट ये तब होता है जब पेरेंट्स भी प्रो सोशल है। अगर बच्चे में लो प्रो सोशलिटी है तो ये पेरेंट्स पे रिलेट करेगी कि वो कैसा अफेक्शन और डिसिप्लिन शो करते हैं। अगर उनका अफेक्शन नेगेटिव है, डिसिप्लिन नेगेटिव है, तो बच्चा प्रो सोशलिटी कम शो करेगा। यानी जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे उनकी प्रो सोशलिटी कम होती जाएगी अगर पेरेंट्स प्रो सोशल नहीं है। तो जेनेटिकली ये इन्फ्लुएंस करता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तो यही इस सेक्शन में बताया इन्होंने कि कुछ एविडेंसेस ऐसा बोलते हैं कि कुछ ये कल्चर पे भी डिपेंड करता है। हमारा कल्चर हमें क्या बताता है, हमारा धर्म हमें क्या बताता है, हमारी सोसाइटी हमें क्या बताती है। डिफरेंट कल्चर्स के ऊपर जब स्टडी की गई तो यही पता चला कि हमारा 23 कल्चर्स के ऊपर स्टडी की गई थी, तो इसमें ये पता चला कि 22% से लेकर 95% कल्चर्स में फ़र्क था। यानी किस कल्चर में क्या सिखाया जा रहा है, किस कल्चर में प्रो सोशल बिहेवियर सिखाया जा रहा है, किस कल्चर में नहीं सिखाया जा रहा। तो बेसिकली ये लर्नड है प्रो सोशल बिहेवियर ज़्यादा। जीन्स में तो होता ही है 50%, लेकिन 50% हम अपने सोसाइटी से क्या सीख रहे हैं। तो कल्चरल डिफरेंसेस में जो ऑल्टरिज्म है ये इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ एंड कॉरपोरेशंस में भी देखने के लिए मिला है। ये वैल्यू डालते हैं इस चीज़ में कि पर्सनल सक्सेस एंड कंपटीशन के ऊपर ज़्यादा जोर डालते हैं। नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ प्रमोट करती है अल्टरिज्म। तो यानी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में आप देखेंगे कंपटीशन, और जहाँ कंपटीशन है वहाँ प्रो सोशल बिहेवियर तो बहुत कम मिलेगा। पर्सनल सक्सेस के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ मतलब बिजनेस फैमिलीज एंड ऑल। एंड जो ये कोऑपरेशन होता है घर में, नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ की बात करें तो वो अल्टरिज्म को ज़्यादा बढ़ावा देती हैं। So friends, this was all about Unit 2. I hope my videos are useful to you. Please share my videos with other students so that rest of the students get help out of it and progress. My main aim is, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम जब विद्या नॉलेज लेते हैं तो ये नॉलेज सब तक बहुत सही और शुद्ध पहुँचे।
मैं नहीं चाहती कि हमारे देश के लोग कम नॉलेज के रह जाएं। मैं चाहती हूँ मेरे देश के लोग बहुत ज़्यादा नॉलेज के हों और सही नॉलेज के हों। दैट इज़ माई मेन क्राइटेरिया टू पोस्ट दीज वीडियोज़, सो दैट हम दूसरों की मदद कर सकें और सब जगह पॉजिटिविटी हो, अच्छे लोग हों, अच्छी सोच हो और सब अच्छा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर, बाय बाय।